नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल साहित्य ज्ञान मंच पर। आज हम बात करने वाले हैं वाक्य विचार पर। वाक्य विचार एक ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक परीक्षा में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वाक्य, पहली बात यह है कि वाक्य किसे कहते हैं, इससे लेके हम बात करेंगे वाक्य के अंग, वाक्य के उद्देश्य क्या है, वाक्य के क्या क्या अंग है, उन सारी चीज़ों पे बातचीत करने वाले हैं। अब देखिए, व्याकरण की दृष्टि से जो भाषा की सबसे बड़ी रचना है, सबसे बड़ी इकाई है, वो वाक्य है। और वाक्य में क्या होता है कि जो अर्थवान शब्दों को इस तरह क्रम में रखा जाता है कि जिससे पूरे विचार या भाव ग्रहण हो जाते हैं। वाक्य विचार में जो पद क्रम होता है, जो पद होते हैं, पद क्या होते हैं, जो शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं वो पद कहलाते हैं। तो जो पदों को जो क्रम से रखा जाता है वो वाक्य के अंतर्गत रखा जाता है। उनमें आपस में जो परस्पर संबंध होता है उस संबंध के बारे में, वाक्य के अंग के बारे में और वाक्यों के भेद के बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। फिर देखिए, वाक्य रचना ऐसा व्यवस्थित पद समूह जो पूरा अर्थ अभिव्यक्त कर सके वाक्य कहलाता है। ऐसा व्यवस्थित पद समूह जो पूरा अर्थ व्यक्त कर सके वो वाक्य कहलाता है। जैसे वाक्य दिया गया है कि कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, ये पद समूह सार्थक है और व्याकरण के नियमानुसार व्यवस्थित भी है तथा पूरा अर्थ स्पष्ट प्रकट कर रहा है। अतः पदों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिसमें पूर्ण अर्थ देने की क्षमता होती है वाक्य कहलाता है। मतलब पदों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिसमें पूर्ण अर्थ देने की क्षमता होती है वो वाक्य कहलाता है। फिर देखिए, वाक्य के घटक क्या क्या है। घटक क्या क्या है जिनको अंग भी कहा जाता है। ठीक है, वाक्य के अंग और वाक्य के घटक। तो वाक्य के घटक, वाक्य रचना के लिए जिन अवयवों की आवश्यकता होती है उन्हें वाक्य के अंग या घटक कहते हैं। मतलब वाक्य रचना के लिए किन किन अवयवों की आवश्यकता होती है वो वाक्य के अंग और घटक कहलाते हैं। और वाक्य के घटक के अंतर्गत जो होते हैं वो होते हैं उद्देश्य और विधेय। अब हमें ये समझना आवश्यक है कि उद्देश्य किसे कहेंगे और विधेय किसे कहेंगे। अब देखिए, वाक्य के मूल एवं अनिवार्य घटक होते हैं कर्ता और क्रिया। देखो, वाक्य के जो अनिवार्य घटक होते हैं वो होते हैं कर्ता और क्रिया। किसी भी वाक्य में जो होता है कर्ता और क्रिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य की संरचना या वाक्य का निर्माण असंभव है, जिनके बिना वाक्य रचना संभव ही नहीं है। जैसे सूर्य निकला, लड़का आया, पिताजी गए, पंखा चलाया, घंटी बजी, अध्यापिका पढ़ाने लगी, ये सब क्या है? वाक्य के घटकों को अलग अलग करके उनका परस्पर संबंध बताना वाक्य विग्रह कहलाता है। जो वाक्य के अलग अलग घटक होते हैं उनको अलग अलग करके उनका विग्रह बताना वाक्य का विश्लेषण कहलाता है। कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार वाक्य के मुख्यतः दो खंड या भाग किए गए हैं। कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार देखो, वाक्य के जो मुख्यतः जो घटक माने गए, मूल एवं अनिवार्य घटक वाक्य के होते हैं तो वो कर्ता और क्रिया होते हैं। अब कर्ता और क्रिया के पक्ष के अनुसार, कर्ता और क्रिया दो मूल घटक हो गए, कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार वाक्य के दो खंड किए गए हैं। वाक्य के दो खंड किए गए हैं, वो किसके अनुसार? उद्देश्य और विधेय। दो खंड है, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के अगर घटकों की बात करें तो दो मूल और अनिवार्य घटक होते हैं। पहला होता है कर्ता, पहला कर्ता और दूसरा क्रिया। अब ये कर्ता और क्रिया के अनुसार, इन दोनों पक्षों के अनुसार वाक्य को दो खंडों में विभाजित किया गया है। वाक्य को दो खंडों में विभाजित किया गया है। अब जिसमें पहला है उद्देश्य वाला खंड और दूसरा विधेय वाला खंड। अब उद्देश्य किसे कहेंगे ये समझना आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना हम वाक्य की संरचना या वाक्य को समझ नहीं पाएंगे और वाक्य से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो उद्देश्य होता है वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। मतलब जो वाक्य होता है उसमें जो कर्ता होता है या जिसके भी बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। अब उद्देश्य प्रायः कर्ता होता है। मतलब सामान्यतः जो कर्ता होता है कर्ता के बारे में ही वाक्य में बातचीत की जाती है। कर्म होता है, कर्म के बारे में बातचीत होती है या फिर भाव विचार होता है। तो जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य या तो कर्ता होता है तो उद्देश्य में वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य कहलाता है। अब उद्देश्य में प्राय क्या क्या होता है? कर्ता, कर्म या भाव विचार होते हैं। अब इसके अंतर्गत जो कर्ता और कर्ता विस्तार पे आपको बातचीत करनी है कि कर्ता विस्तार क्या होता है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। देखिए, अब कर्ता विस्तार किसे कहेंगे? वाक्य है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण का वध किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण का वध किया। अब इसमें कर्ता क्या है? कर्ता है राम। कर्ता क्या है? राम।
अब वाक्य में मर्यादा पुरुषोत्तम क्या है, इसका विशेषण है। राम के लिए विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है और उद्देश्य यानी कर्ता राम का विस्तार है। जो क्या है, राम का विस्तार क्या है, ये क्या है, उद्देश्य है पूरा। अब ये राम का जो कर्ता है या उद्देश्य है, ये क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, उद्देश्य। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम क्या है, उद्देश्य विस्तार है, क्योंकि राम उद्देश्य है और उद्देश्य के बारे में उद्देश्य का विशेषण है, विशेषण है, तो ये क्या हो गया, मर्यादा पुरुषोत्तम उद्देश्य विस्तार हो गया। फिर देखिए हरे रंग की कमीज मेरी है, इस उदाहरण में देखिए हरे रंग की कमीज मेरी है, इसमें कर्ता क्या है, कर्ता हो गया कमीज, और हरे रंग की क्या है, कमीज क्या है, कर्ता है, और कर्ता को क्या कहते हैं, उद्देश्य, उद्देश्य। तो ये क्या हो गया, उद्देश्य विस्तार क्या हो गया, हरे रंग की, हरे रंग की क्या हो गया, उद्देश्य विस्तार। फिर देखिए बस एक्सीडेंट में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाया गया, इस उदाहरण में देखिए कि एक्सीडेंट में, बस एक्सीडेंट में घायल व्यक्तियों क्या है, कर्ता, और कर्ता का विस्तार क्या है, कर्ता विस्तार या उद्देश्य विस्तार, इसको आप कह सकते हो। फिर देखिए तारों भरी रात सुंदर है, तो यहाँ क्या है, रात का विस्तार क्या है, तारों भरी रात, तो रात क्या है, कर्ता, कर्ता को क्या कहते हैं, उद्देश्य, तो ये उद्देश्य का विस्तार या कर्ता विस्तार क्या है, तारों भरी रात। बसंत में कोयल का कूकना मधुर लगता है, तो यहाँ कूकना, कोयल का कूकना, ये सब क्या है, उद्देश्य विस्तार हो गया। फिर देखिए विधेय किसे कहेंगे, वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में कुछ बताता है। उद्देश्य तो होता है जो कर्ता के बारे में कुछ बताता है, वो होता है उद्देश्य, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य होता है। और विधेय किसे कहेंगे, वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में कुछ बताता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे हरे रंग की कमीज तितुरसु की है, तो कमीज के बारे में क्या कहा जा रहा है कि तितुरसु की है, तो ये तितुरसु क्या है, ये है विधेय। वाक्य का जो बचा हुआ भाग है वो क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। उद्देश्य के अलावा जो बचा भाग है वो विधेय कहलाएगा। अब आपको उद्देश्य समझ में आ जाना चाहिए, जो कर्ता है वो उद्देश्य है और कर्ता विस्तार भी उद्देश्य के अंतर्गत ही आता है, या कर्ता के बारे में जो भी उसकी विशेषता बताया जाता है वो विशेषण हो सकते हैं। वास्तविक बाजार जा रहा है, वास्तविक कर्ता है, कर्ता के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो बाजार जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया विधेय। तो आपको उद्देश्य और विधेय में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। फिर देखिए गार्गे चाय ला रहा है, गार्गे कर्ता है और कर्ता का विस्तार नहीं है, ये कर्ता के बारे में बताया जा रहा है कि चाय ला रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा विधेय। फिर देखिए युगांतर पत्र धीरे धीरे लिखता रहता है, युगांतर क्या है, कर्ता और पत्र, ये पत्र के बारे में बता रहा है, पत्र धीरे, युगांतर पत्र धीरे धीरे लिखता है, तो ये भी क्या है, ये हो जाएगा विधेय, विधेय। फिर देखिए मीना धीरे धीरे बहुत मधुर स्वर में गाती है, यहाँ वाक्य में क्या है, धीरे धीरे और मधुर स्वर में, ये क्या है, क्रिया विशेषण है तथा बहुत क्रिया विशेषण है जो कि विधेय का विस्तार है। ये सब क्या है, विधेय का विस्तार के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में बातचीत करेंगे। तो आपको पता है कि रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने प्रकार के हैं, तो वाक्य रचना के आधार पर है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। एक उद्देश्य विधेय वाले क्रिया एक उपवाक्य होता है, वो साधारण वाक्य होता है। साधारण वाक्य को ही सरल वाक्य बोलते हैं। और एकाधिक उद्देश्य मतलब ऐसा वाक्य जिसमें एक से अधिक उद्देश्य विधेय वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त या मिश्र वाक्य कहलाते हैं। अब देखिए सरल वाक्य किसे कहेंगे, तो 3 प्रकार के हो जाएंगे। वाक्य के भेद देखेंगे तो कितने प्रकार के हो जाएंगे, देखिए 3 प्रकार के। कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब देखिए सरल वाक्य किसे कहेंगे, यदि वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है तो वो क्या कहलाता है, सरल वाक्य कहलाता है। किंतु एकाधिक उद्देश्य और एकाधिक विधेय भी हो और उनमें उद्देश्यों में समान संबंध होता हो तब भी सरल वाक्य कहलाता है। मतलब सरल वाक्य में क्या है, एक उद्देश्य होना चाहिए और एक ही विधेय होना चाहिए। उद्देश्य और विधेय दोनों एक एक होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक से अधिक उद्देश्य हो और एक से अधिक विधेय हो, लेकिन उन दोनों में क्या हो, उद्देश्यों में समान संबंध होना चाहिए।
जैसे राम और श्याम, जैसे उदाहरण दूं मैं यहाँ पे, तो राम पढ़ता है, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, सरल वाक्य है। लेकिन इसमें क्या है? उद्देश्य क्या है? एक उद्देश्य क्या है? राम, राम उद्देश्य है, और पढ़ता है ये क्या है? विधेय है। अब अगर इस वाक्य को मैं कहूँ कि राम और श्याम, राम और श्याम पढ़ते हैं, राम और श्याम पढ़ते हैं, तो इसमें उद्देश्य क्या हो गए? दो उद्देश्य हो गए। लेकिन दोनों का उद्देश्य है, दोनों उद्देश्यों में समान संबंध है, क्योंकि दोनों पढ़ते हैं। तो एक से अधिक उद्देश्य होने पे भी वाक्य सरल होगा। तो ये वाक्य क्या है? सरल है, क्योंकि इनमें क्या है? दो उद्देश्य है, करता है, दोनों का संबंध समान है, इसलिए क्या है? साधारण वाक्य कहलाएगा। इसी प्रकार देखिए, विभा, प्रभा और अनुभा, विभा, प्रभा और अनुभा गाती, नाचती और खेलती है। तो इसमें एक से अधिक विधेय है। एक विधेय ये हो गया, एक विधेय गाना, नाचती और खेलती, तीन विधेय हो गया, और तीन ही कर्ता हो गए, उद्देश्य भी तीन है इसमें, विभा, प्रभा और अनुभा। तो तीनों का समान संबंध है, क्योंकि विभा, प्रभा, अनुभा तीनों नाचती है, गाती है, नाचती और खेलती है। तो उद्देश्य समान और विधेय भी एक समान होते हैं, तो वहाँ पे भी क्या है? सरल वाक्य होता है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? सरल वाक्य हो गया। फिर देखिए संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? अब सरल वाक्य के बाद में देखिए आप संयुक्त वाक्य देखिए। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि यदि भिन्न भिन्न संबंधों के एकाधिक उद्देश्य और एकाधिक विधेय होते हैं तो संयुक्त या मिश्र वाक्य होता है। अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र एकाधिक उद्देश्य विधियों से सरल संयुक्त वाक्य बनता है। एक उद्देश्य विधेय की दूसरे उद्देश्य विधेय पर आश्रितता से मिश्रित वाक्य बनता है। अब देखिए कैसे संयुक्त वाक्य में क्या होता है। देखो, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, अर्थ व्यक्त करने की दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते तथा स्वतंत्र होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मतलब जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और अर्थ व्यक्त करने की दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते तथा स्वतंत्र होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये उपवाक्य तीन प्रकार के समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हुए होते हैं आपस में। वो एक तो होता है संयोजक अवयव, संयोजक में और, तथा, व, एवं, ये सारे अवयव शब्द हैं, इनके माध्यम से दोनों उपवाक्य जुड़े हुए होते हैं। फिर विभाजक है, विभाजक में या, अथवा, इन अवयवों से जुड़े हुए होते हैं। फिर है विरोधक, विरोधक में किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, ये सब विरोधक अवयव शब्द है जिनसे दो उपवाक्य जुड़े हुए होते हैं। देखो, बच्चों ने खाना खाया और वे खेलने लगे। बच्चों ने खाना खाया, ये स्वतंत्र वाक्य है यहाँ तक, और ये और अवयव से संयोजक शब्द से ये जुड़े हुए हैं। संयोजक शब्द से दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं। वे खेलने लगे, वे खेलने लगे भी अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य है। तो दोनों उपवाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, तो ये बच्चों ने खाना खाया, देखो स्वतंत्र उपवाक्य हैं, और वे खेलने लगे, दोनों स्वतंत्र उपवाक्य हैं। अर्थ व्यक्त करने की दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। बच्चों ने खाना खाया और वे खेलने लगे, दोनों में अर्थ व्यक्त करने की दृष्टि से दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो ये कौन से वाक्य हो गए? संयुक्त वाक्य हो गए। और ये किसके माध्यम से जुड़े होते हैं? ये उपवाक्य तीन प्रकार के जो समुच्चय बोधक अवयव होते हैं उनसे जुड़े होते हैं, जिसमें संयोजक, विभाजक और विरोधक तीन प्रकार के समुच्चय बोधक अवयव होते हैं। फिर देखिए, वो बार बार असफल हुआ, ये वाक्य स्वतंत्र है, बार बार वह असफल हुआ, किंतु ये विरोधक से जुड़ा हुआ है, किंतु उसने साहस नहीं खोया, किंतु उसने, अब ये देखिए यहाँ पे उसने साहस नहीं खोया, तो ये क्या है? स्वतंत्र वाक्य है, स्वतंत्र वाक्य है, उपवाक्य हैं दोनों, तो इसलिए क्या है? संयुक्त वाक्य है। फिर देखिए, अखिल प्रातः नित्य टहलता है और दूध पीता है। अखिल प्रातः नित्य टहलता है, ये स्वतंत्र उपवाक्य हैं। अब इसको और के माध्यम से, तथा, एवं,
दूध पीता है। दूध पीता है भी क्या है, स्वतंत्र उपवाक्य है और ये संयोजक शब्दों से समुच्चय बोधक अवयव के माध्यम से जुड़े हुए हैं और तथा एवं तीनों में से कोई सा भी समुच्चय बोधक अवयव लगाया जा सकता है इसमें। फिर देखिए, आज मैंने कई घंटे बाजार में खराब किए किंतु कहीं भी काम की वस्तु नहीं मिली। किंतु कहीं भी काम की वस्तु नहीं मिली, तो दोनों स्वतंत्र उपवाक्य है, तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य। फिर देखिए, आप चुप रहिए अन्यथा बाहर चले जाइए। आप चुप रहिए स्वतंत्र उपवाक्य है और बाहर चले जाइए दोनों स्वतंत्र उपवाक्य है और वरना नहीं या अथवा ये विरोधक अवयव के समुच्चय बोधक अवयव के माध्यम से, ये विभाजक के माध्यम से जुड़े हुए हैं। फिर देखिए मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहेंगे, जिन वाक्यों में एक तो प्रधान उपवाक्य हो, मतलब एक प्रधान उपवाक्य होता हो तथा एक या एकाधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। मैंने सुना है कि मोहन का स्थानांतरण हो गया। मैंने सुना है कि मोहन का स्थानांतरण हो गया। अब देखिए हमारी परिभाषा क्या कह रही है मिश्र वाक्य की, कि जिन वाक्यों में एक तो प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एकाधिक आश्रित उपवाक्य होता है, मतलब एक प्रधान उपवाक्य होता है जिस पर आश्रित उपवाक्य होता है जिसकी निर्भरता उस पर होती है, और ये इस प्रकार जो वाक्य बनता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मैंने सुना है कि मोहन का स्थानांतरण हो गया। दूसरा वाक्य है, ये वही व्यक्ति है जो कभी बहुत धनवान था। अब देखिए उपर्युक्त वाक्य में मैंने सुना है, ये वही व्यक्ति है, प्रधान उपवाक्य है, ये वही व्यक्ति। इसमें देखिए मैंने सुना है, ये क्या है, प्रधान उपवाक्य। अब इसमें प्रधान और प्रधान उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है, ये पहचानना है। तो इसमें देखिए मैंने सुना है कि मोहन का स्थानांतरण हो गया, तो इसमें मैंने सुना है क्या है, प्रधान उपवाक्य है, और मोहन का स्थानांतरण हो गया, ये क्या है, आश्रित उपवाक्य है। मोहन का स्थानांतरण क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य और मैंने सुना है, ये हो गया प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य। फिर देखिए ये वही व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है, ये क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य, और जो कभी धनवान था, ये क्या है, आश्रित उपवाक्य। तो ये इसकी निर्भरता हो गई, मैंने सुना है, इसके बिना मोहन का स्थानांतरण हो गया। ये वाक्य अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन किस पर निर्भर है, मैंने सुना है, इस पर निर्भर है। जिन वाक्यों में प्रधान उपवाक्य वह होता है उसकी क्रिया मुख्य होती है। देखिए जिन वाक्यों में प्रधान उपवाक्य होता है उसकी क्रिया क्या होती है, मुख्य क्रिया कौन सी होती है, प्रधान उपवाक्य की क्रिया मुख्य क्रिया होती है। अर्थात बिना आश्रित उपवाक्य भी उसका अर्थ निकल सकता है। जैसे मैंने सुना है, मैंने सुना है में क्या है, आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ प्राय की, जो, जिसे, यदि, क्योंकि, इनसे प्रारंभ होता है। जो आश्रित उपवाक्य होता है उसका प्रारंभ की, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि अवयवों के माध्यम से होता है। फिर देखिए मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में रूपांतरित करने पर जो क्रिया वाक्यांत में बनी रहती है वही वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है। अब देखिए कोई मिश्र वाक्य है और मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में रूपांतरित करने पर जो क्रिया वाक्यांत में बनी रहती, वाक्यांत मतलब वाक्य के अंत में जो क्रिया बनी रहती है वही वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है, और आश्रित उपवाक्य की क्रिया विशेषण के रूप में रूपांतरित हो जाती है। ये सब जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो किस प्रकार आश्रित उपवाक्य से मिश्र वाक्य बनेगा, कैसे सरल वाक्य बनेगा और क्रिया कैसे बदलेगी उसके अंतर्गत, और कौन सी क्रिया मुख्य क्रिया होगी, ये सब बातें हम करने वाले हैं। अब देखिए संयुक्त वाक्य कैसे बनाना है। संयुक्त वाक्य बनाने के लिए इन योजक शब्दों का प्रयोग करना है हमें, और, तथा, एवं, व, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन का प्रयोग करके वाक्य का निर्माण करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब मिश्र वाक्य में से दो क्रियाओं को पहचानना चाहिए। सरल वाक्य में प्राय एक ही क्रिया होती है, इसलिए हमें दूसरी क्रिया कल्पित करनी चाहिए। जैसे उसने शाम को आने के लिए कहा, वाक्य में केवल एक ही क्रिया है, कहा, तो हमें इस प्रकार दूसरी क्रिया कल्पित करनी होगी कि वह शाम को आएगा, वह शाम को आइएगा, और उसने बात कही, वह शाम को आएगा और उसने ये बात कही। तो दूसरी क्रिया हमें कल्पित करनी पड़ती है, और ये क्या है, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना है।
देखिए सरल वाक्य है कि वह शाम को आएगा, इसको हमने वह शाम को आएगा और उसने ये बात कही, ऐसे करके क्या बनाया है, संयुक्त वाक्य बनाया है। फिर देखिए मिश्र वाक्य बनाना। मिश्र वाक्य कैसे बनता है? मिश्र वाक्य की रचना करने में भी दो क्रियाओं की कल्पना करनी चाहिए। संयुक्त वाक्य में तो क्रियाएं तो होती है, किंतु यदि सरल वाक्य हो तो वहाँ पर ऊपर संयुक्त वाक्य में बताए गए तरीके से दूसरी क्रिया कल्पित करनी पड़ जाती है। एक उपवाक्य की दूसरे उपवाक्य पर आत्मनिर्भरता बनाने वाले युग्म समुच्चय बोधक अवयव होते हैं और इन अवयवों के माध्यम से समुच्चय दो उपवाक्य आपस में संयोजक करते हैं। फिर देखिए सरल वाक्य कैसे बनाया जाए। संयुक्त और मिश्र वाक्य दो क्रियाएं होती है। देखो संयुक्त और मिश्र वाक्य में क्या क्या होता है, इनमें दो दो क्रियाएं होती है। इन वाक्यों को सरल वाक्य में रूपांतरित करने के लिए एक क्रिया को विशेषण या क्रिया विशेषण के रूप में बदलना होता है। देखिए जो लड़का पढ़ता है वो सफल होता है, वाक्य है जो लड़का पढ़ता है वो सफल होता है, तो ये निर्भरता है, कौन सा वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है। अब इसको अगर सरल वाक्य बनाना है तो कहना पड़ेगा कि पढ़ने वाला लड़का ये उसके विशेषण हो गया, जो लड़का पढ़ता है इसको विशेषण, लड़का का क्या हो गया, ये विशेषण हो गया, सफल होता है। पढ़ने वाला लड़का सफल होता है, जो लड़का पढ़ता है वह सफल होता है। इसको सरल वाक्य बनाएंगे तो क्या बनेगा, पढ़ने वाला लड़का सफल होता है। फिर देखिए सरल वाक्य, सुशील ने खेल में पदक प्राप्त करने के बाद सबको दावत दी। सुशील ने खेल में पदक प्राप्त करने के बाद सबको दावत दी। अब वाक्य कौन सा है, पहले सरल वाक्य, सुशील ने खेल में पदक प्राप्त करने के बाद सबको दावत दी। अब इसको संयुक्त में बनाना होगा, तो संयुक्त में कैसे बनेगा कि सुशील ने खेल में पदक प्राप्त किया और सबको दावत दी। संयुक्त वाक्य बनाने के लिए सुशील ने खेल में पदक प्राप्त किया, स्वतंत्र वाक्य होनी चाहिए दोनों, सबको दावत दी। सुशील ने खेल में पदक प्राप्त किया, तो ये क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया, और सुशील ने खेल में पदक प्राप्त किया आश्रित वाक्य हो गया। फिर देखिए मिश्रित वाक्य क्या होगा, ज्यों ही सुशील ने खेल में पदक प्राप्त किया त्यों ही उसने सबको दावत दी, तो ये क्या हो गया, दोनों उपवाक्य के आपस में निर्भरता हो गई, इसलिए क्या है, मिश्र वाक्य। फिर देखिए माँ बाप के सामने बच्चे अनुशासित रहते हैं। माँ बाप के सामने बच्चे अनुशासित रहते हैं, कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य। अब सरल से आपको संयुक्त बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको दो सरल वाक्य बनाने पड़ेंगे, आश्रित और मुख्य उपवाक्य बनाने पड़ेंगे। बच्चे माँ बाप के सामने रहते हैं और वे अनुशासित रहते हैं। बच्चे माँ बाप के सामने रहते हैं और वे क्या है, अनुशासित रहते हैं, तो ये बन गया संयुक्त वाक्य इसका। फिर देखिए जब बच्चे माँ बाप के सामने होते हैं तो वे अनुशासित रहते हैं। जब बच्चे, तो ये इस पर निर्भरता होगी, जब तब जब तो ये आश्रित उपवाक्य है, मिश्र वाक्य बन रहा है, दोनों उपवाक्य आपस में आश्रित है, इसलिए कौन सा वाक्य हो गया, ये मिश्रित उपवाक्य हो गया इसमें। देखिए प्रधान एवं आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं। वाक्य में दो प्रकार के उपवाक्य होते हैं, एक होता है प्रधान उपवाक्य, दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य क्या होता है, जो उपवाक्य मुख्य उद्देश्य या मुख्य विधेय से बनते हैं, जो मुख्य उद्देश्य से या मुख्य विधेय से या मुख्य क्रिया से बनते हैं, उन्हें प्रधान उपवाक्य कहते हैं। वह अपना स्वतंत्र अर्थ निकालते हैं। जैसे जो लोग मेहनत करते हैं, ये स्वतंत्र ये किस पे है, वे सफल होते हैं, तो इसमें वे सफल होते हैं क्या है, ये प्रधान उपवाक्य है। और जो लोग मेहनत करते हैं, तो जो लोग, इस पे जो लोग कह रहा है ना, तो ये किसी पे निर्भरता है इसकी, तो ये इसलिए क्या है, आश्रित उपवाक्य है। अब आश्रित उपवाक्य क्या होता है, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है वो क्या होता है, आश्रित उपवाक्य होता है। वो संज्ञा उपवाक्य हो सकता है, विशेषण उपवाक्य हो सकता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य के नाम से जाने जा सकते हैं। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, ऐसे आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य के लिए संज्ञा की तरह काम करते हैं, अर्थात किसी कर्ता, कर्म या पूरक की भूमिका निभाते हैं, संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। हमने देखा है कि लड़के खेल रहे हैं, हमने देखा है कि लड़के खेल रहे हैं, तो प्रधान उपवाक्य क्या है, हमने देखा है कि लड़के खेल रहे हैं, तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो गया इसका। तो ऐसे विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। अब ये वाक्य के बनते कैसे हैं, एक बार इनके प्रश्न उत्तर हम लोग देखते हैं।
रचना के आधार पर वाक्यों का भेद हमने देखा अभी, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर क्या था? सरल, संयुक्त और मिश्र उपवाक्य, मिश्र वाक्य। तो ये क्या था? रचना के आधार पर वाक्य भेद था। अब अर्थ के आधार पर वाक्य भेद देखते हैं हम लोग। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होता है विधानार्थक, जहाँ क्रिया द्वारा किसी कार्य के होने की या किसी तथ्य के होने की सकारात्मक रूप से जानकारी मिले तो वहाँ क्या है? विधानार्थक वाक्य कहलाता है। और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं? 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विधानार्थक। कौन सा होता है? विधानार्थक। विधानार्थक। और विधानार्थक में क्या होता है कि जहाँ क्रिया द्वारा किसी कार्य के होने की या किसी तथ्य के होने की सकारात्मक रूप से जानकारी मिलती है। जैसे लड़की खाना खाती है, लड़की खाना खाती है, तो इसमें क्या है? विधानार्थक वाक्य हो गया है। दूसरा वाक्य होता है इसका वाक्य निषेधवाचक। निषेधवाचक, जहाँ कार्य का निषेध होता है। निषेध मतलब जहाँ मनाही होती है या नकारात्मक वाक्य होता है। जैसे लड़की ने खाना नहीं खाया, तो जहाँ नहीं आए, नकारात्मकता है, वो निषेधवाचक। निषेध का मतलब होता है मना करना, ठीक है, नकारात्मकता। तो निषेध मतलब वर्जित एक प्रकार से। तो लड़की ने खाना नहीं खाया, तो इसमें क्या है? दूसरा में ये हो गया निषेधवाचक। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ वाक्य द्वारा कोई बात पूछी जाती है वहाँ प्रश्नवाचक है। जैसे लड़की क्या खाना खाती है, या क्या लड़की ने खाना खाया। तो इस प्रकार जब प्रश्नवाचक, और इस वाक्य में क्या होता है? जब प्रश्नवाचक चिन्ह भी होता है अंत में, ये भी इसकी पहचान है, प्रश्नवाचक वाक्य पहचानने की। यह है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। चौथा है आज्ञार्थक वाक्य, किसी को आज्ञा, आदेश, उपदेश देने वाला या निवेदन करने वाला वाक्य। अब उसमें आज्ञा हो सकता है, आदेश हो सकता है, उपदेश हो सकता है या निवेदन हो सकता है, तो सब क्या होगा? आज्ञार्थक। जैसे आप मेरा ये काम कर दीजिए ना, तो इसमें क्या है? आज्ञार्थक वाक्य है। निवेदन करना है, लेकिन इसमें क्या है? यह आज्ञार्थक वाक्य कहलाएगा। फिर है संदेहार्थक। संदेह, शंका, संभावना की सूचना देने वाला वाक्य संदेहार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे शायद लड़की खाना खाए, लड़की खाना खा रही होगी, तो ये क्या है? संदेहार्थक। जिसमें कन्फर्म नहीं होता है वो संदेहार्थक वाक्य कहलाता है। तो पांचवा संदेहार्थक। फिर देखिए छठा इच्छार्थक वाक्य। इच्छा मतलब इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद व्यक्त होता हो, जिसे तुम सफल हो जाओ, ये लड़की चैन से खाना खा ले तो अच्छा हो। इस प्रकार ये क्या है? ये इच्छार्थक वाक्य है कि तुम्हारा भला हो जाए। इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है इसमें। फिर संकेतवाचक वाक्य होते हैं। संकेत या शर्त व्यक्त करने वाले वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। ये लड़की खाना खा लेती तो सो जाती, ये संकेतवाचक हो रहा है कि खाना खा लेती तो सो जाती। जैसे तुम आते तो चले जाते, इस प्रकार। विस्मयादिबोधक वाक्य विस्मय, शोक, हर्ष के भाव को व्यक्त करने वाले वाक्य होते हैं। देखो ये लड़की क्या प्रेम से खाना खा रही है, तो इसमें क्या है? विस्मय हो रहा है। देखो अरे तुमने खाना खा लिया, तो ये भी क्या है? विस्मयार्थक बोध, विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। तो इस प्रकार ये 8 वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कितने हैं? कई बार प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए कितने हैं, के आधार पर वाक्य भेद, तो कितने बताना है? 8। और रचना के आधार पर 3। कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र। और अर्थ के आधार पर कौन कौन से हैं? अर्थ के आधार पर है, अर्थ के आधार पर देखिए आप, विधानार्थक, निषेधवाचक और प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, संदेहार्थक, इच्छार्थक, संकेतवाचक और विस्मयादिबोधक। देखिए पद क्रम का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य में, वाक्य शुद्धि के अंतर्गत ये पूछा जाता है पदों का क्रम कैसे होना चाहिए। तो हिंदी के वाक्यों में सामान्यतः पदों का क्रम कैसे होता है? पहले होता है कर्ता, कर्ता विशेषण, ठीक है, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये वाक्य का क्रम है। पहले पे कर्ता, दूसरे पे कर्म और तीसरे पे क्रिया। अब इसमें जो कर्ता का विशेषण है वो उससे पहले आएगा। जैसे कर्ता क्या है इसमें? मोहन, तो मोहन का विशेषता क्या है? बूढ़ा, तो बूढ़े मोहन, बूढ़े मोहन, ये इसमें इसका कर्ता का विस्तार हो जाएगा। तो कर्ता विस्तार कर्ता के पहले आएगा। फिर देखिए विशेषण कर्म, कर्म क्या है? बूढ़े मोहन ने युवा रमेश को,
तो रमेश को पक्का दोस्त बना लिया। अब इसमें रमेश को क्या है, और ये विशेषण के रूप में रमेश क्या है, कर्म हो गया यहाँ पे, और युवा क्या हो गया, विशेषण हो गया इसका। तो इसके पहले विशेषण भी कर्म के पहले लगेगा। ये सब पूरक शब्द हो गए, और बना लिया क्रिया हो गई। अब देखिए पद कर्म संबंधी नियम क्या है कि कर्ता का स्थान क्या होता है, वाक्य के शुरू में कर्ता का स्थान होता है, और उसके बाद कर्म का होता है, और अंत में क्रिया का होता है। जैसे पिताजी स्कूटर चलाते हैं, पिताजी क्या है, कर्ता 1 नंबर, स्कूटर 2 नंबर कर्म है, और चलाते हैं क्रिया है 3 नंबर पे हो गया। तो ये पदों का क्रम होता है। अब देखिए वाक्य से संबंधित कुछ प्रश्नों का हल हम लोग हल करते हैं। देखिए वाक्य से संबंधित प्रश्न, वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय होते हैं। वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, तो वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है देखना। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, सरल, संयुक्त और मिश्र, तो ये बिल्कुल सही है। फिर देखिए अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कितना, 8। उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक माने गए हैं, बिल्कुल उद्देश्य और विधेय क्या है, वाक्य के आवश्यक घटक है। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहा गया है। देखिए क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहा गया है, तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कर्ता को उद्देश्य कहते हैं, कर्ता पहले आता है, और कर्ता को क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन द, ये क्या पूछ रहा है, वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है, द, ऑप्शन द सही नहीं है। और देखिए ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। राजस्थान सब इंस्पेक्टर 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको इनको अच्छे से देखना चाहिए। और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार क्या है। अब हमें पहले तो इस वाक्य में उद्देश्य को पहचानना होगा कि क्या है। परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किसने किया, सोहन ने। सोहन क्या है, कर्ता है, ठीक है, और कर्ता को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य। क्या कहते हैं, उद्देश्य। तो उद्देश्य का विस्तार क्या होगा, मोहन का दोस्त है, ये इसकी विशेषता क्या है यहाँ पे, मोहन का दोस्त। तो मोहन का दोस्त क्या है, उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य मोहन है, और मोहन का दोस्त क्या है, उद्देश्य का विस्तार है। ये मोहन के बारे में बात कर रहा है, सोहन। तो इसमें क्या होगा, मोहन के दोस्त। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, बिल्कुल उद्देश्य हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। तेंदुलकर का है, हाँ, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। फिर देखिए मैंने इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, मैंने इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष क्या है। इस वाक्य में आपको दोष मतलब क्या, इसमें वाक्य में क्या गलती है वो आपको पहचानना है इसमें। तो देखना इसके अंतर्गत हो जाएगा, अन्विति का दोष होता है। और अन्विति दोष क्या होता है, अन्विति का अर्थ होता है वाक्य में लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष संबंधी अनुरूपता होती है, तो वह वाक्य में विशेष्य शब्द चाय प्राय स्त्रीलिंग है। देखो चाय क्या है, स्त्रीलिंग है, अतः इससे पूर्व प्रयुक्त विशेषण भी स्त्रीलिंग होना चाहिए था। मैंने इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, तो यहाँ मैं इतनी मीठी चाय नहीं पी सकता, तो ये क्या है, विशेष्य क्या है, इसमें ये भी स्त्रीलिंग होना चाहिए था, इसलिए इसमें ये दोष है। शुद्ध वाक्य में मैं इतनी मीठी चाय नहीं पी सकता, ऐसा ये वाक्य होता। तो इसमें क्या है, अन्विति दोष है। अन्विति दोष ये पूछता है बार बार ये कि अन्विति दोष किसे कहते हैं। तो वाक्य में लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष संबंधी जो अनुरूपता होती है वो क्या कहलाती है, अन्विति दोष कहलाती है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। फिर देखिए मैंने ये कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है, इस वाक्य में दोष है। इस वाक्य में दोष क्या है, प्रसर्ग का दोष है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा
मैंने ये कुर्सी 100 रुपये में खरीदी। मैंने ये कुर्सी 100 रुपये की खरीदी। मैंने ये कुर्सी 100 रुपये में खरीदी। देखिए, मैंने ये कुर्सी 100 रुपये की खरीदी। मैंने ये कुर्सी 100 रुपये की खरीदी। 100 रुपये में खरीदी। इसमें दोष ये है, यहाँ पे मैं आता। 100 रुपये में खरीदी, तो इसको बोलते हैं परसर्ग दोष। अब परसर्ग दोष क्या होते हैं? वो शब्द या अक्षर होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर वाक्य के अन्य शब्दों से उसके संबंध को स्पष्ट करता है। ऐसा शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के बाद लगकर वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध को स्पष्ट करता है। तो रुपये में खरीदी, रुपये की खरीदी की जगह, तो इसमें क्या है? परसर्ग का दोष है। फिर देखिए, तो इसमें ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? मोहन, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? तो वाक्य के अंग है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित वाक्य में विधेय कौन सा है? इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक धर्मेंद्र प्रतियोगिता में भाग लेगा। विधेय पूछ रहा है, तो इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक, ये धर्मेंद्र तो क्या है? ये उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य है, और ये उद्देश्य का विस्तार है। और प्रतियोगिता में भाग लेगा, ये क्या है? विधेय है। तो ये विधेय पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन द सही आंसर होगा। फिर देखिए, भाषा के घटक चुनिए। भाषा के घटक क्या है? तो भाषा के घटक है वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। शब्द, पद, वाक्य, निबंध। देखिए, पहले वर्ण होता है, फिर शब्द, फिर पद और वाक्य। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के घटक क्या होते हैं? तो वाक्य के घटक क्या होते हैं? ये उद्देश्य और विधेय हम लोगों ने देखे थे अभी, तो इसमें ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर वाक्य प्रकार की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? तो प्रकार की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, सरल वाक्य में एक क्रिया आधारित उपवाक्य होता है, बिल्कुल। संयुक्त वाक्य में अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र एकाधिक उपवाक्य होते हैं, ये भी सही है। मिश्रित वाक्य में अर्थ की दृष्टि से परस्पर निर्भर एकाधिक उपवाक्य होते हैं, ये भी सही है। सरल वाक्य में दो शब्दों के बीच और योजक शब्द नहीं लग सकता, ये गलत है। लग सकता है, राम और श्याम खेल रहे हैं, तो कौन सा वाक्य होगा? इसमें सरल वाक्य होगा, तो ऑप्शन द सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। फिर देखिए, प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर लगता है। कोई भी वाक्य समाप्त होता है तब क्या लगता है? तो वाक्य की समाप्ति पर क्या लगता है? पूर्ण विराम लगता है। क्या लगता है? पूर्ण विराम। फिर देखिए, आकाश में उड़ने वाली पतंग कट गई, वाक्य में उद्देश्य वाला भाग कौन सा है? उद्देश्य वाला भाग, वाक्य आकाश में उड़ने वाली पतंग, पतंग करता है, तो पतंग से पहले आकाश में उड़ने वाली इसका विशेषण है, ये क्या है? उद्देश्य का विस्तार है। तो उद्देश्य वाला भाग है आकाश में उड़ने वाली पतंग। तो इसमें क्या हो जाएगा? 13 में द आंसर सही हो जाएगा। देखो, आकाश में उड़ने वाली सिर्फ उद्देश्य विस्तार है। अगर पूछे कि वाक्य में उद्देश्य विस्तार क्या है, तो आपको अ आंसर होगा इसमें। और ये पूछे कि उद्देश्य कौन सा है, तो उद्देश्य पतंग है। और पूछ रहा है इसमें उद्देश्य वाला भाग, तो मतलब पतंग से लेकर उससे पहले वाला भाग आपको बताना है। तो ये क्या है? ये उद्देश्य वाला भाग है। तो इसमें उद्देश्य भी आ गया और उद्देश्य विस्तार भी आ गया। फिर देखिए, वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है क्या कहलाता है? उद्देश्य के विषय में बताता है तो उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य विस्तार कहलाता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ब सही आंसर हो जाएगा। वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य विषय के बारे में बताता है। देखो ये कैसे होगा? वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय के बारे में बताता है। जो उद्देश्य है उसके बारे में बताने वाला तो विधेय है। विधेय क्या बात करता है? वाक्य के उद्देश्य की बात करता है, तो उसे विधेय कहेंगे। तो ऑप्शन अ होगा इसमें। तो देखिए, जिस वाक्य में एक उद्देश्य एवं एक विधेय होता है वो क्या होता है? वो होता है बिल्कुल सरल वाक्य हो जाता है। मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय की पहचान करें। विधेय की पहचान करनी, मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय की पहचान करें। तो उद्देश्य क्या है? मैंने उसे पीटा,
उसे पीटा, मैंने उसे पीटा। वाक्य में विधेय की पहचान, मैंने तो उद्देश्य हो गया और ये विधेय हो गया, उसे पीटा विधेय हो जाएगा, तो इसमें से आंसर सही हो जाएगा। फिर देखिए इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। सरल वाक्य के अंतर्गत कौन सा विकल्प आएगा, तो आपको सरल वाक्य पहचानना। इसके अंतर्गत बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई, ये तो निर्भरता हो गई। खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा ये तो ये नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं, ये भी क्या है, छात्रों ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, छात्रों ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, तो इसमें क्या है, बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई। ये वाक्य मिश्र वाक्य, ये भी मिश्र वाक्य, और ये सरल वाक्य हो जाएगा। श्याम आया और मोहन चला गया, ये क्या है, संयुक्त वाक्य। श्याम आया स्वतंत्र और मोहन चला गया, ये भी स्वतंत्र है। अगर ये होता श्याम आया तब, जब श्याम आया तब मोहन चला गया, तो मिश्र वाक्य हो जाता है। फिर देखिए इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है, तो आपको मिश्र वाक्य इसमें से छांटना है। तो मिश्र वाक्य कौन सा है, प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं। सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने बैठा, तो इसमें देखिए 18वें में कौन सा हो जाएगा, ये भी नहीं है। मिश्र वाक्य कौन सा है, प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, तो इसमें क्या है, ये मिश्र वाक्य है अ। और ब क्या है, बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। देखिए ब में क्या है, ब सरल वाक्य है, बहुत से छात्र विद्यालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं, ये भी सरल वाक्य हैं, दोनों सरल वाक्य हैं। फिर ये देखिए सतीश खाना खाकर उठा और हरीश बैठ गया, तो इसमें क्या है, ये संयुक्त वाक्य है, संयुक्त। फिर देखिए इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो संयुक्त वाक्य कौन सा है इसमें, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। देखिए स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शाकाहारी बनो, ये क्या है, मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। दरवाज़ा खुला रह गया तब चोर घर में घुस गए, कौन सा पहचानना है, संयुक्त पहचानना है, तो बिल्कुल संयुक्त वाक्य यही है। दरवाज़ा खुला रह गया तो चोर घर में घुस गए, ऑप्शन ब। छात्राओं ने अत्यंत सुंदर भरतनाट्यम प्रस्तुत किया, तो इसमें कौन सा है, यह है सरल वाक्य। ये वही स्थल है जहाँ कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई थी। ये वही स्थल है जहाँ कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई थी, तो इसमें क्या है, इसमें मिश्र वाक्य है। फिर देखिए निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, इसमें से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, तो संयुक्त वाक्य कौन सा है, काम समाप्त करो और जाओ, ये संयुक्त वाक्य है। जाओ अलग क्रिया है, काम समाप्त करो अलग है, तो ऑप्शन अ बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। देखो नहीं पूछ रहा है कि मिश्र वाक्य नहीं है, तो कौन सा है जो मिश्र वाक्य नहीं है, ये वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, तो ये क्या है, मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य है। ये एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, इसमें भी क्या है, मिश्र वाक्य है ये भी। ये वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। वो परिश्रमी नहीं वरन ईमानदार है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है, तो ये भी मिश्र वाक्य है, तो इसमें ऑप्शन स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य का चयन करना है आपको, इसमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है, तो देखिए इसमें उसने खाना खाया और सो गया, तो इसमें क्या है, ये संयुक्त वाक्य हैं। बाकी पहला है आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। और मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ, सरल वाक्य है। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, सरल वाक्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन स।
फिर देखिए निम्नलिखित में मिश्र वाक्य हैं, कौन से में मिश्र वाक्य हैं, तो मिश्र वाक्य आपको इसमें पहचानना है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, जो ही वो घर से निकला वर्षा होने लगी। मिश्र वाक्य पहचानना है, तो इसमें ऑप्शन द मिश्र वाक्य हो जाएगा। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, ऑप्शन द। फिर देखिए इनमें सरल वाक्य कौन सा है, सरल वाक्य कौन सा है, आपको इसमें से सरल वाक्य पहचानना है। उसने राम और श्याम को जाते देखा, बिल्कुल सरल वाक्य है। कर्ता दो है लेकिन दोनों का उद्देश्य समान है, जाना, तो इसलिए ये सरल वाक्य हो जाएगा। फिर देखिए इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो इसमें संयुक्त वाक्य देखना है आपको, तो मैं आगे बढ़ गया और वो पीछे रह गया, ये संयुक्त वाक्य हो गया। इसमें ऑप्शन स बिल्कुल सही आंसर है। फिर देखिए इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है, इनमें से आपको मिश्र वाक्य छांटना है, तो मिश्र वाक्य कौन सा है, उसने 4 दिन से खाना नहीं खाया, ये कौन सा है, सरल वाक्य। मैं जानता हूँ कि वो घर चला गया है, मैं जानता हूँ कि वो घर चला गया है, ये क्या है, मिश्र वाक्य है। तो इसमें ऑप्शन ब सही आंसर हो जाएगा। बाकी दो लड़के सामने वाले कमरे में व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं, सरल वाक्य हैं। 4 कमरों के इस मकान में वो अकेला रहता है, ये भी सरल वाक्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ब सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए किस वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कौन सा वाक्य है जिसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, प्रश्नवाचक में नहीं होता है, तो द सही आंसर है, ऑप्शन द। फिर देखिए जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य बनाइए। इसका आपको सरल वाक्य बनाना है, और ये कौन सा प्रश्न है, 29वां प्रश्न है। देखिए ये है 29वां प्रश्न, और इसमें आपको क्या करना है, सरल वाक्य बनाना है। तो सरल वाक्य देखिए जो कवि होते हैं वो लोकप्रिय होते हैं, नहीं, सरल वाक्य नहीं, ये मिश्र वाक्य। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, देखिए ऑप्शन ब बिल्कुल सही है कि लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। फिर देखिए अपना गृह कार्य यथासंभव शाम तक पूरा कर लो, कौन सा वाक्य है, तो ये वाक्य हो जाएगा सरल वाक्य, ऑप्शन स सही आंसर। फिर देखिए सूर्योदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया, साधारण वाक्य में परिवर्तित करो। सूर्योदय के साथ ही पक्षी चहचहाने लगे, सूर्योदय देखकर पक्षी चहचहाने लगे, सूर्योदय होते ही पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। सरल वाक्य में परिवर्तित करना है इसको, तो सरल वाक्य में परिवर्तित हो गया, और ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। फिर देखिए सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, वाक्य है, कौन सा वाक्य है ये, तो देखिए इसमें ऑप्शन ब संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य का चयन कीजिए, इसमें से सरल वाक्य कौन सा है, तो सरल वाक्य देखिए इसमें कौन सा है, मैंने नौकरी के लिए आवेदन किया, ये बिल्कुल सरल वाक्य है, ऑप्शन स। मेरे पिताजी आगरा गए हैं, जल्दी ही वापस आ जाएंगे, ये संयुक्त वाक्य है। देखिए सरल वाक्य का चयन कीजिए, इसमें सरल वाक्य कौन सा है, तो सरल वाक्य का चयन करना है। तो इसमें देखिए मैंने नौकरी के लिए आवेदन किया, ये सरल वाक्य है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं, कौन सा वाक्य है ये, तो ये वाक्य हो जाएगा सरल वाक्य, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित में से सरल वाक्य का चयन कीजिए, इसमें सरल वाक्य कौन सा है, तो सरल वाक्य हो जाएगा राहुल धीरे धीरे लिखता है, तो इसमें आंसर सही हो जाएगा। कौन सा मिश्र वाक्य है, तो इसमें मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा, मिश्र वाक्य मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया, ऑप्शन स बिल्कुल सही आंसर है। फिर देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है, तो संयुक्त वाक्य कौन सा है, इसमें संयुक्त वाक्य का चयन करना है, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा ऑप्शन, मेरी बेटी कनिका ने मधुर गीत गाकर सबको प्रसन्न कर दिया, वाक्य में संयुक्त वाक्य का चयन करना है, तो ये नहीं है। कोशिश करने वालों को कामयाबी मिलती है, सरल वाक्य, ये भी सरल है, ये भी सरल है। मैंने एक बहुत बड़ा अजगर देखा, ये भी सरल वाक्य है। बालक बहुत रोया फिर सो गया,
देखिए इसमें 38 में द बिल्कुल सही है, और इसमें क्या है, संयुक्त वाक्य हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास का यहीं समापन करते हैं। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।